हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए जो अपना मैथ का क्रेश कोर्स चला हुआ है उसकी क्लास 7th। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है और अगर मान ले कुछ टीचर्स इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं और कुछ टीचर इसको बहुत आसान बना देते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं सर एलसीएम एचसीएफ का तो कोई भी क्वेश्चन आए हम कर देंगे। कुछ को ऐसा लगता है कि ये तो महाभारत है, इससे हम क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। और वो रियल में एलसीएम और एचसीएफ का जब उनके पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो उसको या तो छोड़ के आते हैं या उसका अंदर तुक्का लगा के आते हैं। तो अगर आपको अच्छे तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है तो इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए। इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस जो इसके क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन हर जो टाइप बनती है उसका करवाने वाला हूं। तो एक बार जो अपना सेशन है उसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी लाइव सेशन के अंदर आ सके। और दोस्तों मैं आपको प्रत्येक टाइप का एक प्रश्न करवाने वाला हूं। ये अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको हमें एक टॉपिक को 2 या 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक टाइप के ज्यादा प्रश्न नहीं करवा पा रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जब ये अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपके प्रत्येक टॉपिक की और एक मिक्स जो प्रैक्टिस होती है वो आपके लिए लेके आऊंगा। टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और मिक्स प्रैक्टिस भी आपको करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी जितने भी आपके ग्रुप हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। ये क्लास आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या कोई भी वनडे एग्जाम जिसके अंदर मैथ आती है, आपकी प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे जो पहले की क्लासेज हो चुकी हैं वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा मैथ क्लासेज की प्लेलिस्ट का, उसके ऊपर जाइए और अपनी जो पहले क्लासेज हो चुकी हैं उनको कंप्लीट वॉच कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं किसको, एलसीएम एंड एचसीएफ को। बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। एलसीएम को पहले बात आती है कि सर एलसीएम तो इंग्लिश में है और शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो एलसीएम है इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब अगर मैं हिंदी में इसकी बात कर लूं तो आपने एक नाम सुना होगा लैसेपे। क्या नाम सुना होगा? लैसेपे। ये नाम सुना है क्या आपने? आप बोलेंगे सर हाँ हमने लैसेपे का नाम सुना है। तो इसका लैसेपे का पूरा नाम क्या होता है? तो लैसेपे का पूरा नाम होता है लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लैसेपे होता है आपका एलसीएम होता है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और दोस्तों जो इसका एलसीएम नाम है, जो इसका नाम है एलसीएम, यहीं से इसका क्या निकल के आती है, जो डेफिनेशन है हमें जो पढ़ना होता है एलसीएम क्या होता है, क्या बात आती है एलसीएम क्या होता है, तो वो इसके नाम से ही निकल के आ जाती है कि एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म आपने देखी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या देखी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा। क्या अर्थ होता है? सबसे छोटा। लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। और कॉमन का अर्थ क्या होता है? समान। कॉमन का अर्थ क्या होता है? समान या बराबर। कॉमन या बराबर, समान या हम क्या बोल सकते हैं बराबर। और मल्टीपल का अर्थ क्या होता है? गुणज। क्या अर्थ होता है? गुणज। क्या अर्थ होता है? गुणज। तो देखिए एलसीएम क्या होगा? सबसे छोटा समान गुणज। सबसे छोटा समान गुणज ही अपना क्या होता है? अपना एलसीएम होता है। या जो आपको कॉमन है उसका एक अन्य नाम मिलता है उभयनिष्ठ। क्या मिलता है? उभयनिष्ठ। तो देखिए दो संख्याओं के गुणज में, दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के जो गुणज हैं उनमें सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो पार्ट होता है, जो उभयनिष्ठ जो संख्या होती है वही क्या होती है? एलसीएम होती है। देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूं नो। क्या बोलूं? नो। तो नो के मल्टीपल क्या होंगे? नो के मल्टीपल या गुणज क्या होंगे? तो आपको पता होगा कि जो नो है उसका पहला जो मल्टीपल आता है वो नो खुद आता है, फिर 18, 27, 9 चौक 36,
45, 54 हो गए क्या? ये मल्टीपल हो गए क्या 9 के? हो गए सर। फिर एक आता है आपका 11। क्या ले लेता हूं मैं? एक संख्या 11 ले लेता हूं, तो 11 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 11, 22, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99 हो जाएंगे क्या? इसी प्रकार से 9, 18, 27, 54, 54, 63, 72, 81, 90 और कितना हो जाएगा आपका? 99 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर हाँ हो गया। ये क्या है? ये ऊपर वाले हैं 9 के मल्टीपल और नीचे वाले 11 के मल्टीपल। 11 के क्या है? सभी गुणज है। क्या है? गुणज है। और ऊपर वाले सभी 9 के गुणज है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणा के अंदर जो आपकी सबसे छोटी संख्या है, आपको मान लीजिए 27 का मल्टीपल देखना है, तो 27 के 27, 54, 81 ये किसके मल्टीपल है? आपके सभी मल्टीपल किसके हैं? 87 के जो ये मल्टीपल आपके पास निकल के आते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? आप उसका जो पहाड़ा होता है या टेबल होती है वो आप बोलिए, क्या बोलिए? पहाड़ा बोलिए, टेबल बोलिए, जो आप करते हैं, या उसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे अनंत तक कीजिए। वो उसके आपके पास क्या निकल के आएंगे? मल्टीपल निकल के आएंगे क्या? ये तो आपकी बात हो गई कि आपको मल्टीपल क्या होता है और मल्टीपल कैसे निकालने। ठीक है, अभी बात करता हूं मल्टीपल के बारे में। तो देखिए, जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है किसी भी संख्या का, सबसे छोटा मल्टीपल या सबसे छोटा गुणज वो संख्या खुद होती है। देखिए हमने यहाँ पे 9 के गुणज निकाले, तो सबसे छोटा गुणज इसका क्या निकल के आया? 9। और 9 क्या वो खुद संख्या थी क्या? आप बोलेंगे सर हाँ। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि कोई किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणज होता है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो संख्या खुद होती है क्या? अभी दूसरी बात करता हूं कि कोई भी संख्या है दुनिया की कोई भी संख्या है, तो उसका सबसे बड़ा गुणज या मल्टीपल क्या होता है? सबसे बड़ा या सबसे हाईएस्ट जो गुणज है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर मैं आपको ये पूछ लूं पर्सन में कि 9 का एक पर्सन देता हूं आपको, 9 का अधिकतम 9 का अधिकतम 9 का अधिकतम गुणज क्या होगा? ये प्रश्न दे दिया मैंने आपको। 9 का अधिकतम गुणज क्या होगा? और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, 1 दे दिया, 27 दे दिया, ऑप्शन बी में मैंने आपको दे दिया 81, ऑप्शन सी में मैंने आपको दे दिया 99 और ऑप्शन डी में मैंने आपको दे दिया ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। ये मैंने आपको दे दिया कि 9 जो है उसका आपको अधिकतम गुणज बताना है, अधिकतम मल्टीपल बताना है, हाईएस्ट मल्टीपल बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? सर दुनिया की चाहे 9 हो, 10 हो, 11 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, किसी भी संख्या का जो अधिकतम गुणज होता है, अधिकतम गुणज या हाईएस्ट मल्टीपल कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या मैंने दो बातें आपको बताई गुणज से रिलेटेड, वो समझ में आई क्या? कि जो सबसे छोटा गुणज होता है किसी भी संख्या का, वो संख्या खुद होती है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि किसी भी संख्या का जो अधिकतम गुणज होता है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। दोनों जो बातें हैं आपकी, दोनों बातें हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। क्या याद हो गई क्या आपको? फिर मैं बात करता हूं अपने एलसीएम पे आता हूं। किस पे आ जाता हूं मैं अभी? फिर से एलसीएम पे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? एलसीएम। गुणज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गुणज क्या होते हैं। गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या होता है किसी संख्या का, और सबसे बड़ा गुणज क्या होता है किसी संख्या का। तो देखिए 9 और 11 का एक पर्सन आ जाए, क्या पता एग्जाम में, कि 9 और 11 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, ये आपका क्या होता है? एलसीएम। तो आपको 9 और 11 का एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 9 और 11 के गुणज, 9 और 11 के गुणजों में जो सबसे पहला सम्मान आएगा, मल्टीपल आएगा, देखिए इसका नाम क्या बोलता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। कि इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? आप बोलेंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। फिर मैं जब 11 के मल्टीपल देखता हूं,
11 भी नहीं आया क्या? आया क्या 9 के गुणज में 11? नहीं। 22 आया क्या? नहीं। 33 आया क्या 9 के गुणज में? नहीं। 44 आया क्या 9 के गुणज में? नहीं। 55 आया क्या 9 के गुणज में? नहीं। 66 आया क्या 9 के गुणज में? नहीं। 77 आया क्या गुणज में? नहीं। 88 आया क्या 9 के गुणज में? नहीं। आप बोलेंगे कि सर जो 99 है, कि सर जो 99 है वो 9 और 11 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है। क्या है? 9 और 11 का सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज है, सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज है वो क्या है? 99 है। क्या है? 99 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 9 और 11 का जो एलसीएम मेरे पास निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा? 99 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 99 निकल के आएगा। एक और बात बताता हूं कि देखिए, इसको पहले इरेज कर लेता हूं। एलसीएम के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। तो क्या आपको समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही क्या होता है? आपका एलसीएम होता है। या आप क्या बोल सकते हैं, एलसीएम की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आप क्या भी बोल सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, कि कौन से? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें जिसमें दी गई जिसमें दी गई जिसमें दी गई प्रत्येक जिसमें दी गई संख्या का प्रत्येक संख्या का पूरा 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 भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, अर्थात वो उसको पूर्ण रूप से विभाजित करे, वही आपकी क्या होगी? एलसीएम होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। या मैं इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं? सबसे छोटा सबसे छोटा उभयनिष्ठ सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी अपना क्या होता है? एलसीएम होता है। ये बातें दो आपको ध्यान होनी चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। साथ में ही यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो एलसीएम है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। हमें चौथी बात ये आती है एलसीएम के अंदर, जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है? जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, मैं जो अपना लेसेपे होता है वो ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, जो आपका एलसीएम है उसमें आप क्या देखेंगे? सबसे सबसे छोटा सबसे छोटा समान गुणज, समान सबसे छोटा समान गुणज चेक करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं, चाहे वो आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, 4, 5, 6, 7, जितनी भी आपको संख्याएं दे रही है, चाहे वो 2 ही संख्याएं क्यों नहीं हो, और उनका अगर आपको एलसीएम पूछा गया तो आप क्या करेंगे? उन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज चेक करेंगे। या दूसरी बात क्या बोल सकता हूं कि वह संख्या आप ज्ञात करेंगे जिसके अंदर जो आपकी दोनों संख्याएं दी हुई है उनका पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या आपको समझ में आया? क्या आया? तीसरी जो बात होती है, एक शॉर्ट ट्रिक जिसको हम बोल सकते हैं और जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अभाज्य 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 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है, कि जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणन, जो एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट उनका गुणनफल करेंगे। अभी अभाज्य संख्याएं मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूं। वे संख्याएं जिनके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कुछ अभाज्य संख्याएं लेता हूं और आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं, तो देखिए 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए, इन तीनों संख्याएं क्या है? क्या 3 अभाज्य है? क्या है? 5 क्या अभाज्य है? 7 क्या अभाज्य है? तो आप क्या बोलेंगे कि इनका जो मल्टीपल होगा,
कि इनका जो मल्टीपल होगा वही इनका क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो देखिए 7 पंचो 35 गुणा 3 कितना आ गया, 5 तिये 15, 1 और 3 तिये 9, 9 और 1 10, 105। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 105। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 3 और 5, 7 ये जो तीन संख्याएं हैं इनका ऐसा कौन सा गुणज है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो वो 105 है। 105 है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, 3, 5, 7 का 105 है, जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। 3 की भाजकता मैंने आपको क्या बताई थी, संख्याओं का यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, यूनिट सम निकाल लीजिए, वो कितना आना चाहिए, 0, 3, 6, 9 आना चाहिए। तो देखिए 5 और 0 5, 5 और 1 6, यूनिट सम क्या आया, 0, 3, 6, 9 में से आया क्या आया। तो आप बोलेंगे कि सर संख्या 3 से भाज्य है। 5 की भाजकता में मैंने क्या बताया था कि जो संख्या है उसका एक अंतिम अंक जो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो क्या इसका 5 है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 की भाजकता में मैंने आपको क्या बताया था, वो छोड़िए, और 7 में 105 में 7 का भाग आप पूरा पूरा देके देख लीजिए कितनी बार जाएगा, और शेषफल आपके पास कितना बचेगा, लास्ट में 0 बचेगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो 105 है उसमें आपकी प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये इनका क्या है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है इन तीनों का, किसका किसका, 3, 5 और 7 का। ये बात हो गई आपकी एलसीएम की। तो क्या आप कभी भी आपको जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणन जो एलसीएम अगर वो पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं का डायरेक्टली क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। अभी ये बात हो गई अपनी किसकी, एलसीएम की। किसकी बात हो गई, एलसीएम की। अभी आपके लिए एलसीएम के मैं कुछ जो प्रश्न है वो लेके आता हूं। देखिए फिर हम पढ़ेंगे एचसीएफ, फिर हम करेंगे एचसीएफ के जो अकेले एचसीएफ के पर्सन है उनकी प्रैक्टिस, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ को मिक्स करते हुए पढ़ेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स है तो हमने ऐसे ही फास्टली तरीके से करवा दिया। पूरी तरीके से आपको जो चीजें हैं, आपका टॉपिक है वो आपको खोल खोल के पढ़ा रहा हूं, प्रत्येक जो स्टेप से चल रहा हूं। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, फिर हाई लेवल की ओर आपको लेके चलूंगा। तो देखिए जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं आपका, किस क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहले एलसीएम। मैंने एलसीएम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको बता दी है। एक और बात आती है कि एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। तो जो आपका एलसीएम होता है उसको ज्ञात करने की दो विधियां होती है। ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं, दो विधियां। तो जो पहली आपकी विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। और जो दूसरी विधि होती है वो आपकी होती है जो आपने एग्जाम्स में कभी भी आपको यूज नहीं लेनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 15, 25 और 35। 15, 25 और 35 का मुझे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले तो आपको गुणनखंड विधि से बताऊंगा, और जो आपका एक बेसिक है जो आपने 10th के अंदर 9th के अंदर बहुत पढ़ा होगा वो भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, गुणनखंड करता हूं। तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 5। जब भी आप गुणनखंड कर रहे हैं, इनको जब फैक्टर के अंदर तोड़ रहे हैं तो कैसे फैक्टर के अंदर तोड़ेंगे, आप इनको हमेशा अभाज्य फैक्टर के अंदर तोड़ेंगे। कौन से के अंदर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इनको तोड़ेंगे कि जो आपके टुकड़े आप कर रहे हैं उनके आगे और गुणनखंड नहीं हो पाए, ऐसे में आपको तोड़ना है। 25 को मैं क्या बोल सकता हूं, 5 गुणा 5। 35 को क्या बोल सकता हूं, 7 गुणा 5। तो मैं क्या इसको 15 को ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 5। इसको लिख सकता हूं क्या 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं क्या 7 गुणा 5। तो देखिए एक तो ये है कि आपने जब टुकड़े कर लिए तो उनमें सभी आपको लेने हैं। क्या लेने हैं, सभी आपको लेने हैं। लेकिन जो क्या लेना है आपको, जो प्रत्येक संख्या के अंदर कॉमन है वही लेना है, और उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लेनी है। जो प्रत्येक संख्या में कॉमन है, जो प्रत्येक संख्या में कॉमन है, आप उसकी अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। और जो कॉमन नहीं है उसकी भी आपको क्या लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। जो आपका एलसीएम होता है उसके अंदर सभी चीजों का मिक्स होता है। क्या होता है, सभी चीजों का मिक्स होता है। तो आप एलसीएम को एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो एलसीएम है वो मिक्स वेज होती है, उसके अंदर आपको प्रत्येक सब्जी मिलती है। तो आपको जो एलसीएम है उसके अंदर सभी चीजें लेनी है। क्या लेनी है, सभी चीजें लेनी है। तो देखिए जो अपना पहला वाला टुकड़ा है उसमें से मैंने ले लिया 3। जो देखिए अगला है अपना 5, तो यहां पे 5 की पावर 1 है,
5 की पावर 2 और फिर से 5 की पावर 1। तो मैंने बताया जब भी आप एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो उस संख्या की आप क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। ले लिया क्या मैंने। फिर मैं देखता हूं कि और मेरा क्या है, 7। तो क्या 7 मेरा है और किसी में नहीं। 7 की अधिकतम घात कितनी है मेरी, 7 की अधिकतम घात है मेरे पास 1। तो ये कितना हो गया, 7 की 21 गुणा 25। कितना हो गया, 21 गुणा कितना हो गया, 25। और जब मैं इनको करता हूं तो ये मेरे पास कितना निकल के आता है, 5, 50 और 2 52, 525। तो मैं क्या बोलूंगा कि 15, 25 और 325 का एलसीएम कितना निकल के आएगा मेरे पास, 525 मेरे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी गुणनखंड विधि। दूसरी बात करता हूं जो आपने 10th और 12th के अंदर 10th के अंदर 9th के अंदर पढ़ी होगी, वो आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ी होगी, 15, 25 और 35। देखिए इसमें आप क्या करते हैं, जो किसी न किसी संख्या का भाग देते हैं। तो देखिए क्या इनमें एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, 5। 5 का क्या सभी में भाग जा रहा है, सर जा रहा है। तो देखिए देख लीजिए, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 5 25। जो आपका भागफल है, जो आपका भागफल है वो आपको नीचे लिखना है। 35 में जब 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार, 7 बार। फिर से दीजिए, फिर से किसका भाग जा रहा है, 3 का। किसका जा रहा है, 3 का। तो जिसमें भाग जा रहा है उसमें तो दे दीजिए, और जो बाकी के अक्षर है आपका उनको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। फिर किसका जा रहा है, 5 का। फिर किसका जा रहा है, 5 का। तो जिसके अंदर भाग जा रहा है उसमें दे दीजिए, बाकी को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। फिर किसका जाएगा, 7 का। तो देख के देख दीजिए 7 का भाग भी। आपके पास क्या निकल के आया, जो इधर आपके पास आता है, जो आपके पास इधर आता है उसको आप आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 525। क्या निकल के आएगा, 525। इस तरीके से भी 525 आया और इस तरीके से भी 525। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, एग्जाम में आप जो अपने फैक्टर होते हैं उसके माध्यम से करेंगे। और फैक्टर हमेशा याद रखने आपको कैसे करने हैं, अभाज्य फैक्टर करने हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम जो फैक्टर होते हैं वो आपको हमेशा के लिए करने हैं। ओके, याद रहेगी ये बात जो आपको बताई गई है। तो अभी मैं चलता हूं आपके प्रश्नों की ओर। तरीका बता दिया कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम की जो प्रॉपर्टीज है वो बता दिया आपको, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के पर्सन भी आपको अभी बता देता हूं कि एग्जाम में किस लेवल के पर्सन आते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से, और बेसिक से स्टार्ट करूंगा। देखिए 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूं, आपको साथ साथ में सोल्व भी कराऊंगा। 2 प्रश्न लूंगा अलग अलग टाइप के। तो देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं, 21 कोमा 63 कोमा 7 का एलसीएम क्या होगा। क्या 63 की जगह कितना ले लेता हूं, 14 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, 14 ले लेता हूं। तो देखिए 2 संख्याएं 3 संख्याएं, हो गया क्या मॉडिफाई। देखिए 2 संख्याएं हैं आपके पास, कौन कौन सी, 15 और 18। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5 में, 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 3। 3 दूनी 6 और 6 तिये 18। तो मैं इसको आगे 18 को कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 की स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या आप बोलेंगे हाँ। मैंने आपको क्या बताया, इस 18 को मैं 3 गुणा 6 भी तो लिख सकता था। मैंने क्यों नहीं लिखा इसको 3 गुणा 6, कि मैंने आपको बताया जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो उस संख्या का आपको सबसे छोटा जो उसका टुकड़ा होता है वो करना है, अभाज्य गुणनखंड आपको उसके करने हैं। तो ये हो गए क्या 18 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो गए 15 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए आगे जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो अपनी संख्याएं हैं 15 और 18 दो अपने पास संख्याएं हैं, उनमें जो समान संख्या है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। तो जो समान संख्या है उसकी हमने अधिकतम घात ले ली। क्या, हाँ हमने समान संख्या की अधिकतम घात ले ली। जो संख्याएं समान नहीं है हम उनकी भी अधिकतम घात लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समान कौन कौन नहीं है, 2 और 5। तो हमें तो 2 और 5 भी लेने हैं। तो ये कितना आ गया आपके पास, 9 निकल के आ गया। ये और ये कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया।
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 90। क्या आता है 90। और आप 15 और 18 का जब मल्टीप्लाई जो गुणज होता है मल्टीप्लाई होता है वो अगर आप करके देखते हैं तो भी ये कितना निकल के आएगा आपके पास 90 ही। सबसे छोटा उभयनिष्ठ जो गुणज निकल के आएगा आपके पास मल्टीपल निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा 90। क्या आपको ये तरीका पसंद आया तो एक कमेंट जरूर कीजिए। और क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जो मैंने पढ़ाया है वो, तो एक कमेंट जरूर आपको करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 21, 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए कैसे याद करेंगे। 21 को मैं कैसे लिख सकता हूं 3 गुणा 7। 14 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 गुणा 7। और 7 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 गुणा 1 लिख सकता हूं क्या। आप बोलेंगे सर हाँ। देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है क्या 7 आ रहा है। तो जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। तो इनमें 7 कॉमन है और 7 की देखिए हर जगह एक पावर है। तो मैंने 7 की कितनी पावर ले ली एक पावर ले ली। गुणा जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो देखिए 3 2 और 1 ले लूंगा। 3 गुणा 2 गुणा 1 ये मैंने ले लिए। फिर करता हूं 7 गुणा 3 दूनी 6 हो गया क्या गुणा 1। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वो 1 आता है। तो देखिए एलसीएम जो है वो मेरे पास कितना निकल के आया 7 6 42। कितना निकल के आया 42। तो आप देख सकते हैं 21 14 और 7 तीनों संख्याएं इस 21 को पूरी तरीके से विभाजित करेंगी। 42 सबसे छोटी वह संख्या है जिसमें 21 14 और 7 तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये हो गए आपके एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन। अभी और जो अपने क्वेश्चन आते हैं उनकी ओर चलता हूं। एलसीएम में और कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं उन पे बात करता हूं। डायरेक्ट एलसीएम के तो देखिए एलसीएम के और कौन से जो बेसिक प्रश्न है वो आपको बताता हूं। तो बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की तो वो आपका रहेगा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 8। इसको मैं कर देता हूं 8 6 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 4 की पावर 4 की नहीं इसको मैं कर लेता हूं 11 की पावर 2। एक तो ये आपकी संख्या हो गई तथा तथा 2 की पावर 6 गुणा 11 की पावर 18 गुणा 2 3 की पावर 9 का एलसीएम क्या होगा। का एलसीएम क्या होगा। ये एक प्रश्न हो गया आपका। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी मैं कुछ ऐसा ही रखूंगा। इसी पावर के अंदर इसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन रखने वाला हूं। एक छोटा ले लेता हूं ये तो अपना बड़ा क्वेश्चन हो गया। और एक छोटा क्वेश्चन जो अगला ले लेता हूं मैं कि 5 की पावर 7 गुणा 8 की पावर 9 8 की पावर 9 तथा 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 7 गुणा 2 4 की नहीं लेता इसको और इसको भी 8 की नहीं लेता। इसको ले लेता हूं मैं 6 की। इसको ले लेता हूं मैं 7 की पावर। ये हो गया। कोमा लगाता हूं इनके बीच में एक और पावर लेनी है मुझे तथा 3 की स्क्वायर गुणा 6 की पावर 11 गुणा 9 की पावर 9 की नहीं 7 की पावर 15 का एलसीएम क्या होगा। का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताने हैं। 2 प्रश्न है आपके लिए। देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए कौन कौन से हैं। ये आपके प्रश्न दे रखे हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है जब भी आपकी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको जो ऑप्शन है वो भी इन्हीं पावर की फॉर्म में मिलेंगे। ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जिनमें गुणा करके आपको बताया गया हो। क्या नहीं मिलेंगे आपको ऐसी पावर नहीं मिलेंगी जिनके अंदर गुणा नहीं किया गया। गुणा करके आपको ये पावर नहीं मिलेंगी। आपको कैसे मिलेंगी इन्हीं की फॉर्म में ये जो पर्सन है वो मिलेंगे। तो देखिए जो ऑप्शन आपको वो भी इन्हीं की फॉर्म में मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। देखो क्या देखना है गुणनखंड आपके पास पहले से किए हुए हैं। जब भी आपको इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो मैंने बताया कि एलसीएम क्या है एक मिक्स वेज है जिसके अंदर सब कुछ आता है।
मिक्स वेज के अंदर हम क्या डालते हैं, सभी सब्जियां डाल देते हैं। उसी प्रकार एलसीएम में भी सब्जी जो चीजें हैं वो डाल दीजिए। और सभी चीजें कैसे डालनी है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो डालना है आपको। तो देखिए 3 है इसमें, क्या इसमें भी 3 है, क्या है 3 की यहाँ पे कितनी पावर 5, यहाँ पे 3 की कितनी पावर 9। तो आप क्या बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा पावर है वो डालेंगे। तो 3 की पावर 9 गुणा 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे 5 है ये लिख दीजिए 5 की पावर 7। फिर आगे देखिए क्या इसमें 2 है, 2 की पावर 8। इसमें क्या 2 है, हाँ 2 की पावर 6 है। कितना है, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 कौन सा ज्यादा है, 2 की पावर 8। तो ये 2 की पावर 8 ले लिया। फिर आगे गुणा का निशान लगाया, क्या है 11 और इसमें भी 11 है। अभी पावर देखिए 2 और 18, क्या 11 की पावर 2 ज्यादा है या 11 की पावर 18 ज्यादा। आप बोलेंगे सर 11 की पावर 18 ज्यादा। तो लिख दीजिए 11 की पावर 18। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से जो अपना दूसरा प्रश्न है इसको भी हमें सोल्व करना है। एलसीएम देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, 5 से। क्या इन सभी में 5 दिख रहा है आपको, नहीं। तो जो यहाँ पे है वही 5 की पावर लिख दीजिए 7। फिर देखिए 6 की पावर 9, क्या इनमें 6 है कहीं पर भी। आप बोलेंगे सर इसमें तो नहीं लेकिन इसमें है। पावर चेक कीजिए तो 9 और 11, क्या बोला मैंने, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेनी है तो 6 की पावर 11 ले ली। फिर आगे देखिए फिर क्या है 2 की पावर 3, क्या इसमें और इसमें 2 की है पावर, कुछ नहीं। तो 2 की पावर 3 ऐसा का ऐसा हमने ले लिया। फिर क्या है देखिए 7 है, क्या है 7। तो क्या इसमें 7 है, इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, नहीं। इन दोनों में 7 है। अभी सबसे बड़ी पावर देखिए, इधर 7 की पावर 7 है और इधर 7 की पावर 15। तो बड़ी पावर कौन सी है, 7 की पावर 15। तो ये आपका क्या निकल के आ गया आपके पास एलसीएम। तो क्या आप पावर वाले प्रश्नों का एलसीएम कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर हाँ हम डेफिनेटली कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं कौन से की तरफ, आपकी एचसीएफ की तरफ। कौन से की तरफ, एचसीएफ की तरफ। और एचसीएफ की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि जो आपका एलसीएम है वो क्या पता आपका प्रश्न ऐसे भी तो आ सकता है 1/2 कोमा 3/5 कोमा 4/3 कोमा 1/6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको भिन्न का, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नों का एलसीएम कैसे, भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने का ट्रिक क्या है। तो जो आपका अंश है एलसीएम ऑफ अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है आपको, भिन्नों का जब भी आप एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो क्या ज्ञात करेंगे, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। और एक और बात बताता हूं यहीं पे साथ साथ ही हो जाती है। तो देखिए जब भी आपको भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम उल्टा होता है। जो यहां पे पूछा गया है वही क्या होगा, उसके ऊपर होगा। आपको तो जब भी भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ये देख लीजिए कि अगर आपको एलसीएम पूछा गया है तो आपको अंशों का एलसीएम लेना है और नीचे एचसीएफ लेना है। अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो आप बोलेंगे सर अंशों का तो हमें एचसीएफ लेना है और नीचे क्या लेना है, हरों में, हरों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। जब आपको क्या पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए तो ये क्या दोनों आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। इन दोनों फॉर्मूलों की हम डिस्कशन करेंगे कब, जब मैं आपको एचसीएफ पढ़ा दूंगा। क्योंकि आप अभी बोलेंगे सर हमें एचसीएफ नहीं पढ़ाया आपने, तो ये पर्सन हम कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको एचसीएफ पढ़ाऊंगा, फिर इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर आएंगे और हम इस जो भिन्न है इनका एलसीएम और एचसीएफ हमको आपको साथ में निकाल के बताएंगे। तो देखिए अभी मैं किसकी बात करने वाला हूं, एचसीएफ की। इतनी अपनी किसकी बात हो गई, एलसीएम की। एलसीएम आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं बात करता हूं एचसीएफ की। तो देखिए एचसीएफ को हिंदी में क्या बोला जाता है, मैं सह पे। क्या बोला जाता है, मैं सह पे। क्या बोला जाता है, मैं सह पे। महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में वो क्या होती है, हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी जब मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें दो नाम आ रहे हैं, एक आपका नाम आता है मल्टीपल, क्या नाम आया? मल्टीपल। एक आपका आया फैक्टर, क्या नाम आया? फैक्टर। तो आप क्या बोलेंगे सर मल्टीपल और फैक्टर क्या अलग अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल ले लिया मैंने 15, ऊपर इसके लिख रहा हूं मल्टीपल, तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीपल, क्या लिख देता हूं? मल्टीपल। और यहाँ पे जो नीचे में लिखूंगा वो इसके लिखूंगा फैक्टर, क्या लिखूंगा? फैक्टर। तो ध्यान से देखिए 15 का जो पहला मल्टीपल आएगा वो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 145, ये सभी क्या है? इसके मल्टीपल है। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं गुणनखंड। फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड। और वो भी कैसे? अभाज्य गुणनखंड, कि मैं किनको गुणा करूं, किसका इस 15 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए 1 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, और 15 का खुद का। ये इस 15 के क्या है? फैक्टर। और फैक्टर में जो खुद है वो नहीं काउंट होता। तो इस 15 के कितने फैक्टर हो गए? 3। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो अनंत इसके मल्टीपल है, लेकिन जो फैक्टर है वो क्या है? निश्चित है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आता है? निष्कर्ष, क्या निचोड़ हम यहां से निकाल सकते हैं कि जो संख्या होती है, जो कोई भी संख्या होती है, उसके जो मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं, वो अनंत होते हैं। जो उसके गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं, मल्टीपल। लेकिन जो संख्या के फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। फैक्टर कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो क्या आप फैक्टर को समझ गए? क्या फैक्टर क्या होते हैं? देखिए, क्योंकि आपको इस फैक्टर का जो एचसीएफ आप निकालेंगे उसके अंदर बहुत काम आएगा, और जो मल्टीपल आप निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उसके अंदर आपको मल्टीपल काम में लेना पड़ता है। और जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप फैक्टर काम में लेंगे, और जब भी आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या काम में लेते हैं? मल्टीपल काम में लेते हैं। तो ये बात तो होगी आपके मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। अभी मैं आ जाता हूं एचसीएफ पे। किस पे आ जाता हूं? एचसीएफ पे। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ मैं क्या बोल सकता हूं एचसीएफ को? कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ फैक्टर या गुणनखंड में भी इसको बोल सकता हूं, कि जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि वह सबसे बड़ी संख्या, जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या होती है? आपकी एचसीएफ होती है। क्या होती है? एचसीएफ होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आपका मैसेप होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो ये बात होगी आपकी एचसीएफ की। अभी एचसीएफ को जो आप सोल्व करते हैं वो मुझे नहीं पता कि आप कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है एचसीएफ निकालने का वो कुछ तरीका अलग है। क्या है? मेरा जो एचसीएफ निकालने का तरीका वो कुछ अलग है, और केवल मैं वही मेथड आपको बताऊंगा। ना तो मैं आपको फैक्टर वाला मेथड बताने वाला हूं, नहीं और कोई मेथड बताने वाला हूं। मैं केवल आपको एक मेथड बताऊंगा, और वो मेथड हमेशा काम करेगा। वो मेथड कहीं पर भी फेल नहीं होता। मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूं 1880, 1980, फिर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2050। कितना ले लिया? 2050 मैंने एग्जांपल ले लिया। क्या ले लिया? इसको मैं कर लेता हूं 1990। ये मेरे 3 हो गई। और मेरा प्रश्न क्या है? 1890, 1980, 2050 का एचसीएफ ज्ञात करो। अभी मैं आपको छोटी संख्या ऐसे इसलिए नहीं लेके समझा रहा क्योंकि उनमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और अगर मैं बड़ी संख्या लेके आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या है? जब भी आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो आपको क्या करना है? 4 का जो आपकी पहली 2 संख्याएं हैं उनका अंतर कर लीजिए।
उनका क्या कर लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। तो जब मैं 1980 में से क्या घटाता हूं, 1890 घटाता हूं, तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 0, 9, 9, 18 और ऊपर भी 0। तो मेरे पास इनका डिफरेंस कितना निकल के आया, 90 निकल के आया। क्या 90 निकल के आ गया मेरे पास। जो इनका अंतर है वो मेरे पास कितना आया, 90। फिर क्या करना है, जो आपकी दूसरी और तीसरी संख्या है उसका डिफरेंस ले लेना है। तो देखिए 2050 माइनस 1980 कर लीजिए, तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 70। कितना निकल के आ जाएगा, 70। फिर आपको क्या करना है, फिर से इन दोनों का क्या कर लेना है, जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कर लेना है। तो 19 और 70 का डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, 20। कितना होगा, 20 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरे पास डिफरेंस आया है, लास्ट जो आपके पास सबसे छोटा डिफरेंस आता है, वही इनका क्या होता है, एक तरीके से एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए जो 1890, 1980, 2050, वो क्या 20 को डिवाइड करेंगे, नहीं। जो सबसे छोटा आपके पास अंतर निकल के आता है, डिफरेंस निकल के आता है, उसके आप गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कैसे गुणनखंड करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड। कैसे, अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं, या उसको दो भागों में तोड़ लीजिए, जितने में आप तोड़ पाए, और उनमें देखिए क्या देखना है आपको कि उनमें सबसे बड़ा क्या है, उनमें सबसे बड़ा क्या है, वो ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे आप इनका, मैं आपको एचसीएफ क्या बताऊंगा कि एचसीएफ जो है वो क्या निकल के आएगा, मेरे पास 10 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 10। तो देख लीजिए आप 1890, 1980, 2050 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, आपके पास 10 निकल के आएगा। अभी आपको कोई बोलेगा 1890 के गुणनखंड कर लो, 1980 के, 2050 के, नहीं। गुणनखंड जो करने का तरीका है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना, और टाइम टेकिंग जो होती है प्रश्नों में, वो उन्हीं तरीकों से होती है जो इस मेथड को नहीं जानते। क्योंकि एचसीएफ के अंदर आपको बड़ी संख्याएं मिलती है हमेशा, और उनका एचसीएफ छोटा निकल के आता है। तो आप एचसीएफ में हमेशा जो डिफरेंस वाला अपना तरीका है, आप उसको हमेशा से फॉलो करेंगे। तो ये तरीका हो गया आपका एचसीएफ निकालने का। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, ऐसा ही छोटा एग्जाम्पल लूंगा इस बार। ये हम लोगों ने एक बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, अभी एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 15 का, 35 का और 45 का। 45 नहीं लेता, 75 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, 75। इनका मुझे क्या, और एक और 35 की जगह भी मैं कितना लूं, 7 और 5 12, 5 और 1 6। यहाँ पे मैं ले लेता हूं 35 ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 35 की जगह 25 अच्छा रहेगा। कितना ले लेता हूं, 25 ले लेता हूं। तो देखिए कैसे रहेगा, मुझे तो कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का अंतर करना है। कितना अंतर आएगा, 10 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के अंतर, 10। जब मैं इन दोनों का करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 50। जब इन दोनों का करूंगा तो कितना, 40। जब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, 4 गुणा 10। कितना निकल के आएगा, 4 गुणा 10। इसको मैं जब आगे करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 निकल के आएगा। क्या ये 2 गुणा 2 गुणा 5 निकल के आएगा। क्या आप बोलेंगे सर हाँ, यही आपके पास निकल के आएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो 5 है। सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो 5 इसका क्या होगा, 5 इसका क्या होगा, एचसीएफ। तो आप निकाल के देख सकते हैं कि जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 एक ऐसी संख्या है जिसका 15, 25 और 75 तीनों के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, आपका एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या आएगा, आपके पास 5 निकल के आएगा। तो ये तरीका हो गया आपका एचसीएफ निकालने का। क्या आप इसको समझ गए। अभी हम चलते हैं अपना जो गुणा करने वाला, सॉरी गुणा नहीं, जो अपनी भिन्न वाला था उसके ऊपर। किसके ऊपर, भिन्न वाला। तो देखिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके लिए, 1/7, 2/3, 4/5, 1/2 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा, का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। दोनों का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना, जो आपके ऊपर वाले हैं पहले मैं ज्ञात करूंगा एलसीएम और फिर मैं ज्ञात करूंगा एचसीएफ। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो जितने भी आपके अंश हैं उनका आप क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 1, 2, 4, 1 अपॉन
HCF ऑफ 7352, इसका आपको क्या याद करना है, HCF। तो ये आपकी जो भिन्ने हैं 1/7, 2/3, 4/5 और 1/2, इनका आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। तो देखिए कैसे होगा, एलसीएम याद करना है। मैंने आपको बताया कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है हम उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन है उसके हाईएस्ट क्या लेते हैं, मल्टीपल। तो ये कितना आ गया मेरे पास 4, और नीचे एचसीएफ ऑफ 7352। तो इनमें कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर इनमें एक कॉमन है, क्या है, एक। तो वो मैंने एक ले लिया, तो ये कितना बन गया, 4/1। तो मेरा एलसीएम कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। कितना निकल के आया, 4। अभी बात करता हूं आपके एचसीएफ की। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, अगर आपको एचसीएफ याद करना है तो एचसीएफ ऑफ 1 2 4 1, 1 2 4 1। और जब आपको एलसीएम याद करना है, क्या याद करना है, एलसीएम ऑफ 7 3 5 2, इनका आपको क्या याद कर लेना है, एलसीएम याद कर लेना है। कैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। इनका जब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती है उनका जो एलसीएम है वो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, उनका गुणनफल होता है। तो देखिए 7 भी अभाज्य है, 3 भी, 5 भी और 2 भी, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 7 ये 21, 21 को जब मैं 5 गुणा 2 10 से गुणा करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास, 210। क्या निकल के आएगा, 210। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया इन संख्याओं का, 1/210। एलसीएम मेरा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ गया। इस तरीके से आपको जब भी विनो का क्वेश्चन आया आपका, तो उसका आंसर इस तरीके से निकालना है। एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो जितने भी आपके अंश हैं उनका एलसीएम ले लेना है, नीचे एचसीएफ ले लेना है उनका। और जब आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ लेंगे, और जितने आपके हर है उनका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपके पास एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका एक तरीका। ओके, अभी मैं बात करता हूं जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो देखिए जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है वो बनता है इस फॉर्मूला से, जो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, इस फॉर्मूला से कि दो संख्याएं, कि मैं एक संख्या मान लेता हूं फर्स्ट और एक मान लेता हूं सेकंड, कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल है, वो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि एचसीएफ एचसीएफ प्रत्येक संख्या का एचसीएफ प्रत्येक संख्या का एचसीएफ प्रत्येक संख्या का गुणज एचसीएफ होता है। या आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एचसीएफ होता है वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। आप जिस संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं वो प्रत्येक संख्या का गुणज होगा। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूं पहले वाले का, जो अपना पहला नियम है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। मैंने दो संख्या ले ली, एक मैंने ले ली 15 और एक मैंने ले ली 5। क्या ले ली, 15 और 5 मैंने ले ली। पहले मैं क्या निकालता हूं, इनका एलसीएम निकालता हूं, और एक बार मैं इनका क्या निकाल लेता हूं, एचसीएफ निकाल लेता हूं। तो देखिए 15 और 5 का मेरे पास एलसीएम कितना निकल के आएगा, 15। सॉरी ये तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, यहां पे ले लेता हूं मैं 18। कितना ले लेता हूं, 18। तो देखिए 15 और 18 का जो मेरे पास एलसीएम है वो कितना निकल के आएगा, 90 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 90। कैसे निकल के आएगा, 3 गुणा 5, और इसको मैं क्या बोलूंगा, 3 गुणा 2 की स्क्वायर, तो नहीं 2 की स्क्वायर नहीं, 3 की स्क्वायर गुणा 2। तो 3 3 9, 9 दूनी 18। क्या बोलूंगा क्या इसको, तो 3 का स्क्वायर सबसे ज्यादा, 3 का स्क्वायर लिया, 5 दूनी 10, तो 9 गुणा 10 कितना हुआ, 90। तो 90 मेरा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। और जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे कम पावर हम ले लेते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3, और 3 कॉमन है क्या, हाँ। 3 की क्या लेनी है मुझे, सबसे कम पावर। तो देखिए सबसे कम पावर कितनी है, 3। जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा पावर लेंगे, और जब आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो केवल और केवल वही आप लेंगे जो कॉमन है, और जो कॉमन है उसकी भी सबसे कम पावर आपको काम में लेनी है। तो देखिए एचसीएफ कितना निकल के आ गया मेरे पास, 3 निकल के आ गया। अभी कर लीजिए 18 को 15 से अलग से गुणा कर लीजिए,
18 पंचे 90 गुणा 18, 0, 9 और 1 18 17, 270। कितना निकल के आया? 270। तो मैं करता हूं फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। करता हूं क्या? देखिए, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 18, एलसीएम मेरा कितना? 90, एलसीएम कितना? 3। जब इनको करता हूं 270, और इधर देखिए मैंने प्रोडक्ट किया हुआ है 270। कितना आया? 270। तो क्या मेरी जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? क्या मेरी पहली जो कंडीशन थी वो फुलफिल, कि जो पहली और दूसरी संख्या होती है, दो संख्याएं होती हैं, उनका जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। जो सबसे ज्यादा पर्सन फंसते हैं वो इन्हीं दो से फंसते हैं आपकी, कि जो प्रत्येक संख्या का गुणज एचसीएफ होता है, एचसीएफ प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, और एक आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अभी देखिए इनकी जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत करवाने वाला हूं आपके लिए, लगभग 10 से 15% में आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए स्टार्ट करता हूं पहले प्रश्न से। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न है वो ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। दो संख्याओं का, सीधा लिखता हूं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनका जो एलसीएम है वो 495 है। एलसीएम कितना है? 495 है। और एचसीएफ तथा, देखिए लैंग्वेज में लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा और आपके पास टाइम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैं आपको समझा दूंगा। और संख्याओं का योग, कि जो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग कितना है? आपके पास 100 है। तो उनका अंतर आपको बताना है। क्या बताना है? दो संख्याओं का अंतर आपको बताना है। क्या क्या आपको दिया हुआ है? एक तो आपको चीज दे रखी है, देखिए पर्सन में आपको क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है एलसीएम, कि जो एलसीएम है वो 495 है। एक आपको दे रखा है कि जो एचसीएफ है वो कितना है? 5 है। एचसीएफ कितना है? 5 है। और जो आपकी दोनों संख्याएं हैं, मान लेता हूं वो संख्याएं क्या होगी मेरी? 5x प्लस 5y का योग कितना दे रखा है मुझे? 100। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने x और y संख्याएं क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि जो एचसीएफ होता है वो आपकी प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। एचसीएफ क्या होता है? आपकी प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। तो देखिए मैंने एचसीएफ के, जब भी मुझे एलसीएम और एचसीएफ का पर्सन आ रहा है और उसके अंदर मुझे पर्सन में एचसीएफ दिया हुआ है, तो उसी एचसीएफ के मल्टीपल में मैं वो संख्याएं मानूंगा। उसी एचसीएफ के मल्टीपल में मुझे वो संख्याएं माननी होगी। तो देखिए 5x प्लस 5y बराबर कितना हो गया? 100। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? x प्लस वाई 5 बराबर कितना आ गया मेरे पास? 100। तो यहां से x प्लस वाई बराबर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? आपका कितना निकल के आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा। क्या आप बोलेंगे सर हाँ, कि आपके पास दो संख्याओं का जो योग है वो निकल के आ गया। अभी आपको क्या पता है कि पहली जो संख्या है वो और दूसरी संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल है वो बराबर होता है। तो रख दीजिए, आपकी पहली संख्या क्या है? 5x, दूसरी संख्या क्या है आपकी? 5y। एलसीएम क्या है आपका? 495 है। क्या एचसीएफ क्या है आपका? एचसीएफ है आपका 5। ये रख दिया। 5 से इस 5 को मैंने काट दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक्स वाई बराबर 495/5। और जब मेरे एक्स वाई आया तो ये कितना बनेगा? 495 में मुझे 5 का भाग देना है, तो मैं सबसे पहले देता हूं 49 में 5 का। तो 9 पंचो 45, कितना बच गया? 4। और ये फिर से मेरे पास कितना? तो मेरे पास एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना निकल के आया? 99 निकल के आया। कितना निकल के आया? 99। अभी देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनको अलग अलग सोल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई 20 को और एक्स वाई 12 बराबर 99 को। लेकिन मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि आपके पास कितना निकल के आया। ये चीजें निकल के आई। क्या ये चीजें ही आपके पास निकल के आई क्या? तो देखिए मुझे दो ऐसी संख्याएं आप बताइए जिनको जोड़ने पर तो वो आपको 20 दे दे, जोड़ने पर तो आपको क्या दे? 20, और गुणा करने पर आपको क्या दे? 99। तो आप बोलेंगे कि सर आप 11 और 9 को जब जोड़ेंगे, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना देंगे मुझे? 20। और जब आप 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे कितना देंगे? 99। तो मेरे जो आंसर है वो क्या हो सकते हैं? देखिए मेरे आंसर क्या होंगे? मुझे क्या करना है? उनका अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर। तो मेरी एक तो संख्या हो गई 11, एक हो गई 9। क्या 11 और 9?
तो मेरा अक्स तो निकल के आ गया 11/9, वाई भी मेरा कितना निकल के आ गया 11 या 9। मुझे नहीं पता कि 11 होगा या 9, अक्स कितना होगा 11 या 9 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन देखिए क्या है, संख्या हमने क्या मानी थी 5 अक्स और 5 वाई। तो देखिए जब मैं अक्स बराबर निकालता हूं तो 11 5 55 कितना आता है 11 5 55। वाई बराबर जब मैं निकालता हूं 9 ले लेता हूं तो 11 9 9 5 45 कितना 45। तो मेरे पास जो संख्याएं हैं वो कितनी निकल के आ गई 55 और 45। चाहे मैं कुछ भी ले लूं, एक संख्या तो मेरी 55 रहेगी और एक 45 रहेगी ही। अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता तो ये अक्स 45 हो जाता और वाई 55 हो जाता। अभी मैंने एक को हम फिक्स कर लेते हैं अपनी मर्जी से कि ये इसका मान है और ये इसका मान, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या ज्ञात करना है मुझे, उनका अंतर ज्ञात करना है। तो आप देखिए 55 माइनस 45 एक्स माइनस वाई बराबर 55 माइनस 45। तो ये कितना आ गया एक्स माइनस वाई, आपके पास 10 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 10। तो आप क्या बोलेंगे कि जो आपकी दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अभी चलता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो अपना अगला प्रश्न रहेगा उसकी ओर चलता हूं। तो देखिए अगला अपना प्रश्न कुछ इस प्रकार बोलता है। अगला जो मैं प्रश्न लूंगा आपके लिए वो ये है, दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है आपका 528 है। उनका एचसीएफ 33 है। उनका एचसीएफ 33 है। उनका एचसीएफ कितना है 33 है। संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग तो 528 है और एलसीएफ 33 है। तो आपको कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या दे रखे ऑप्शन में आपको 4 6 8 12, 4 6 8 और 12 ये आपको डाटा दिए हुए हैं। दो संख्याएं हैं उनका योग 528 है, एलसीएफ कितना है 33। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो संख्याएं हैं और उनमें अगर आपको पर्सन में एलसीएफ दे रखा है तो आप संख्याएं मानेंगे किसके मल्टीपल में, उस एलसीएफ के मल्टीपल में। तो क्या मेरी संख्याएं हो गई क्या 33 एक्स और 33 वाई। जब मुझे पर्सन में दे रखा है कि जो मेरी दोनों संख्याएं हैं उनका जो योग है वो कितना है मेरे पास 528। तो जब मैं x प्लस वाई करता हूं तो ये कितना निकल के आता है 528/33 निकल के आता है। क्या निकल के आता है। तो जब मैं 528 में 33 का भाग देता हूं तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए जब कितना आएगा एक आएगा, फिर मैं जब भाग दूंगा तो कितना आएगा 6। तो कितना आ गया मेरे पास x प्लस वाई कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। x प्लस वाई कितना निकल के आ गया मेरे पास 16। तो अभी आप मुझे बताइए कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनको मैं जब जोड़ू तो मेरे पास 16 निकल के आए। क्या आए 16 आए। तो आप देखिए कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मैं बोल सकता हूं 1 और 15 हो सकती हैं आपकी। एक मैं बोल सकता हूं 2 और 14 हो सकती है। कितनी हो सकती है 2 और 14 हो सकती है। मैं बोल दूं 3 और 13 हो सकती है। मैं बोल दूं 4 और कितनी हो सकती है 12 हो सकती है। मैं बोल दूं 5 और 11 हो सकती है, 11 और 5 16। फिर मैं बोल सकता हूं आपको 6 और कितनी हो सकती है आपकी, 6 के अंदर मैं कितना जोड़ू 10 बोल दूं। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि जब मैं 7 में 9 जोड़ता हूं, 7 में 9 जोड़ता हूं तब भी 16 आता है। जब मैं 8 में 8 जोड़ता हूं तो भी कितना आता है 16 आता है। फिर यहां मैं क्या करता हूं कि 6 7 8, फिर यहाँ पे मैं कितना लेता हूं 9, 9 में 7। तो ये जहां पे रिपीट होना शुरू हो जाए वहां पर आपको ये युग्म बंद कर देने हैं। जहां पर ये रिपीट होना बंद हो जाए वहां पर आपको युग्म बंद कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या आएगा 9 7, 9 7 तो हमने पहले ही ले लिया। 7 चाहे देखिए मैं 7 9 बोल दूं या 9 और 7 बोल दूं, बात तो एक ही है, संख्याएं तो सेम ही है, निकलना तो मेरे पास सेम ही है। तो मैं उनमें से एक को ही लूंगा। तो क्या आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर क्या 8 इसका सही आंसर है।
आप बिल्कुल बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसका 8 सही आंसर नहीं है। तो सर हम आंसर के लिए क्या करें और आगे? तो देखिए, अगर आपको ऐसे प्रश्नों का आंसर निकालना है तो आपको क्या लेने, ऐसे तो आपको करना ही है। ये जो आपने निकाला है इतना इतना, ये आपको करना है, ये आपको करना है। लेकिन इसमें भी आपको एक और चीज आगे करनी है, आगे एक प्रोसेस और है, वो आपको करनी है कि इसमें से ऐसी संख्याएं लेनी है, ऐसा जोड़ा लेना है जिसका को प्राइम हो, वो को प्राइम हो, सह अभाज्य संख्या हो। कैसी हो? सह अभाज्य वो संख्या होनी चाहिए। अर्थात कि जो ये टुकड़े होते हैं इनमें आपस में भाग नहीं जाना चाहिए, वो एक दूसरे के फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो देखिए, 2 से 14 कट जाएगा, मैं नहीं लूंगा। 3 से 13 नहीं कटेगा। 4 से 12 कट जाएगा, नहीं लूंगा। 5 से 11 कटेगा, नहीं। 6 से 10 पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इसके अंदर क्या है, 2 है, 3 है। इसके अंदर 2 और 5 है, 2 से 2 कट जाएगा तो इसको भी हमें नहीं लेना। 7 और 9 नहीं है। 8 और 8 मैं नहीं लूंगा। तो मेरे पास कितने निकल के आए? एक मेरे पास जोड़ा निकल के आया 1 और 15। दूसरा मेरे पास जोड़ा निकल के आया कितना, 3,13। दूसरा जोड़ा मेरे पास 3 13। तीसरा मेरे पास 5 और 11। और चौथा मेरे पास 7 और 9। क्या ये मेरे पास 4 जोड़े आ गए? तो मैं बोलूंगा कि ये 4 जोड़े संभव है, 4 युग्म संभव है। कितने? 4 युग्म संभव है, जिन संख्याओं का योग तो क्या होगा, 528, और उनका एचसीएफ क्या होगा, 33। तो ऐसे कितने हैं? ये 4 जोड़े ही संभव है, केवल 4 जोड़े संभव है। इन्हीं 4 जोड़ों के अंदर हम एचसीएफ कितना निकाल सकते हैं, 33, और योग कितना आ सकता है हमारे पास, 528। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक और टाइप का प्रश्न। अभी चलता हूं आपको एक और जो बेहतरीन टाइप का प्रश्न आता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कुछ यातायात की बत्तियां हैं, वो वाला जो प्रश्न है। कुछ यातायात की, मान लीजिए 3 यातायात की बत्तियां हैं और वो कुछ अलग अलग समय पे जलती हैं, तो वो फिर से एक साथ किस समय पे जलेंगी? ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनकी तरफ आपको मूव करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला मैं प्रश्न लेता हूं कि 5 घंटियां, 5 घंटियां, ये यातायात वाले प्रश्न, और जो मंदिर की घंटियां हैं या स्कूल की घंटियां या और घंटियां हैं, ये प्रश्न सेम होते हैं। आप दोनों का पैटर्न एक ही है, करना आपको एक ही काम है। तो देखिए, 5 घंटियां, 3 6 9 12 15, 5 घंटियां 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, पर बजती हैं। तो ये घंटियां फिर से एक साथ कितने समय बाद बजेगी? कि कुछ ये प्रश्न कैसे आते हैं कि कुछ 3 यातायात की बत्तियां हैं। पहली जो बत्ती है वो 2 सेकंड, दूसरी 3 सेकंड, तीसरी 5 सेकंड के अंतराल पे जलती है। वो एक साथ जलना प्रारंभ करती है, तो वो अगली बार कितने सेकंड के बाद एक साथ जलेगी? एक टाइप का प्रश्न। दूसरी टाइप ये आती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा और यातायात की बत्तियां दे देगा, घंटियां दे देगा। कैसे देगा? कि 3 यातायात की बत्तियां 5 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बदलती हैं। कितने? 5, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पे बदलती हैं। यदि वे यातायात की बत्तियां सुबह 5 बजे एक साथ बदलती हैं, तो फिर से कितने समय बाद बदलेगी? दूसरी टाइप ये। फिर ये आता है एक, 2 आपको पर्टिकुलर टाइम दे देता है। कितने टाइम दे देता है? 2 टाइम। एक तो आपको टाइम दे दिया 5 बजे का, और एक आपको दे दिया 5:15 का। तो ये पूछेगा कि इन 2 समय अंतरालों के बीच में वो यातायात की बत्तियां हैं, वो कितनी बार बदलेंगी? 3 टाइप हो गए। ये 3 टाइप आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एक टाइप को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और जो बाकी के टाइप हैं उनके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन में टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, 3 6 9 12 15, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए, तो आपको कुछ नहीं करना, इन सभी संख्याओं का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? एलसीएम।
एलसीएम में मैंने आपको बताया कि टुकड़े कर लीजिए, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं 3 का स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं 3 गुणा 5। एलसीएम ज्ञात करना है, क्या मुझे करना है, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात ले लीजिए, 3 की को अधिकतम घात 3 की स्क्वायर, जो कॉमन नहीं है उसकी भी अधिकतम घात। तो देखिए 2 सब में कॉमन नहीं है, लेकिन 2 इन 2 में कॉमन है, तो 2 की सबसे अधिक घात। जो सभी में कॉमन नहीं है, केवल 1 में है या 2 में, उसकी भी क्या लेनी है हमें, अधिकतम घात। तो देखिए 5 ले लिया, 3 3 9, 4 5, 9 गुणा 20। एलसीएम मेरे पास कितना निकल के आ गया, 180। कितना निकल के आ गया, 180। तो ये जो घंटियां हैं अपनी 5 घंटियां हैं वो 180, जो आपका 180 निकल के आया एलसीएम, उसके आगे आप सेकंड लगा दीजिए, जो यहाँ पे आपको इकाई दे वो आप इकाई लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 180 सेकंड, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 3 मिनट। कितनी, 3 मिनट, क्या बोल सकता हूं, 3 मिनट। तो अगर आपको ये पर्सन ऐसे मॉडिफाई करके दे दे, कैसे मॉडिफाई करके देगा, कि ये घंटियां जो है वो 8 बजे, कितनी बजे, 8 बजे एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो आप क्या करेंगे, जो आपको टाइम दिया हुआ है उसके अंदर जो आपका एलसीएम आ रहा है, टाइम में आप क्या ऐड कर देंगे, आपका एलसीएम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, टाइम के अंदर आपका जो एलसीएम है वो ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8 बजे, और ये कितना है मेरे पास, 3 मिनट। तो मैं क्या बोलूंगा, जो घंटियां हैं वो 8 बज के 3 मिनट पे फिर से क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अभी मैं बोलूं कि एक समय अंतराल ले लेता हूं, जैसे मैं 8 बजे से मैं ले लेता हूं 8:30 का, कितने का ले लेता हूं, 8:30 का। तो अगर मुझे पूछ ले कि ये जो घंटियां हैं वो 8 बजे से 8:30 के बीच में कितनी बार बजेंगी, 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी, तो मैं बोलूंगा कि ये घंटियों ने साथ में कब बजना शुरू किया, कब शुरू किया था, 8 बजे। कितनी बार, 8 बजे। फिर ये कब बजी, 8:03। फिर कब बजी, 8:06 पे। फिर कब बजी, 8:09 पे। फिर ये कितनी बार, कितने पे बजेगी, 8:12 पे। फिर कब बजेगी, 8:15 पे। कब बजेगी, 15 पे। फिर कितनी, 8:18 पे। फिर 8:21 पे। फिर 8:24 पे। फिर कब बजेगी, 8:27, और लास्ट 8:30। ये क्या इतनी बार बजेगी क्या, हाँ। तो देखिए ये घंटियां 8 बजे से 8:30 बजे तक कितनी बार बजेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार बजेगी, 11 बार बजेगी। अगर एक तो ये होता है कि 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में कितनी बार बजेगी, तो ये बजेगी 11 बार। एक ये होता है कि पहला जो समय अंतराल है, जब वो पहली बार बजी, जो वो पहली बार बजी आपको उसको छोड़ना होता है, या जो वो अंतिम बार बजती है आपको उसको छोड़ना होता है। ये आपको प्रश्न में दिया होता है कि जब वो घंटियां हैं वो पहली बार बजती है उस समय को छोड़ दीजिए, तो आपको वो पहला समय छोड़ देना है, और बाकी के जो टाइमिंग आपके वो उनको आपको ऐड कर लेना है। तो इस प्रश्न में अगर मैं ये बोल दूं कि जो आपकी घंटियां हैं वो पहली बार 8 बजे बजी, उसको आप छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद कितनी बार बजेगी, तो आप बोलेंगे सर 10 बार बजेंगी वो घंटियां। कितनी बार, 10 बार। ये आपका एक प्रश्न और हो गया। इसी टाइप में आपका जो एक और आता है कि 3 धावक हैं या 4 धावक हैं, वो कुछ अलग अलग समय में एक ग्राउंड का चक्कर पूरा करते हैं। जैसे कोई 6 मिनट में करता है, कोई 8 मिनट में, कोई 15 मिनट में। तो वो धावक प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो उनमें भी आपको कुछ नहीं करना, उनमें भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसी तरीके से वो प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी, वो ये है। तो देखिए 2 प्रश्न और आपको करवाऊंगा इस क्लास के अंदर। पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। कितना है, 2:3:5 है। उनका एलसीएम 90 है, उनका एलसीएम 90 है। उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ, उनका
एचसीएफ आपको बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है आपके 9 1 6 3, 9 1 6 3। एक ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आप मुझे कमेंट में करके बताइए। दूसरा प्रश्न जो है वो मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो देखिए 3 की पावर 45 माइनस 1, और ये है आपका 3 की पावर 35 माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम सॉरी का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? ये आपकी दो संख्या है, इनका आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये है कि 3 की पावर n माइनस 1, एक तो ये आपके पास आता है, एक आता है आपके पास 3 की पावर n माइनस 1। तो जब आपको इन प्रश्नों को करना होता है तो इनका आप एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप बोलेंगे कि 3 की पावर एचसीएफ ऑफ m कोमा n माइनस 1, ये आपका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एचसीएफ। कि जो आपकी पावर के ऊपर है, जो पावर के ऊपर है उसका आपको क्या ले लेना है? एचसीएफ ले लेना है। ये आपका प्रश्न हो जाता है। तो देखिए मैं इसको जब करता हूं तो 45 और 35 का मेरे पास एचसीएफ जो है वो कितना निकल के आता है? 5। एचसीएफ मेरे पास कितना निकल के आया? 5 निकल के आया क्या? हाँ। तो देखिए मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा इस पूरे का एचसीएफ है वो कितना निकल के आएगा? 3 की पावर 5 माइनस 1। तो 3 की पावर 5 कितनी होती है? 9 ने 81 गुणा 5 माइनस 1। तो 5 और 8 40 माइनस 1, तो मेरा कितना आ गया? 404। कितना आ गया? 404। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो आपकी 3 की पावर 45 माइनस 1 कोमा 3 की पावर 35 माइनस 1 है उसका एचसीएफ कितना आएगा? 404 आएगा। तो इसी के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और दोस्तों हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात। कौन सा रहेगा? अनुपात अपना अगला टॉपिक रहेगा। रेशियो। कौन सा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं? रेशियो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? परसेंटेज और नंबर सिस्टम। जो आज की क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ की, उसके साथ आपके नंबर सिस्टम के भी सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में रेशियो के साथ, अनुपात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।